अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर। और वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम ये जानते हैं, ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी स्ट्रेट पाथ को किस में कन्वर्ट कर देती है, कर्व पाथ में। ठीक है ना। एक ऐसी फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को कर्व में कन्वर्ट कर दे उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक क्वेश्चन पहले यहाँ पर लिखा है, ये जाहिर सी बात है माइंड ऑन क्वेश्चन है कि आपके पास इसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो लिखा हुआ, a cyclist turns around a curve at 10 किलोमीटर पर आवर। If he turns at double the speed, the tendency to overturn is, उसके पलटने के जो चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे। देखिए, यहां पर आपके पास ये होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv² अपॉन आर। अगर हम कहते हैं वेलोसिटी डबल हो रही है, तो वेलोसिटी डबल होने का मतलब यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी उसके ऊपर। और बढ़ने का मतलब यह है कि अब आपके पास जो फोर्स होगी वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब टेंडेंसी टू ओवरटर्न क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर क्या है, इंक्रीजेस। अच्छा, अब होता क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इस चीज को टॉपिक में समझ लेते हैं। माइंड्स ऑन क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है कि आपके पास इसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है उसे टेस्ट करना होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रीपिटल वर्ड जो है ना, सेंट्रीपिटल, तो मैं लिख देता हूँ, ये शायद इस इंक से शायद ना नजर आ रहा हो। सेंट्रीपिटल ऐसी फोर्स जो सेंटर सीकिंग होती है। सेंटर सीकिंग यानी कि तमाम ऑब्जेक्ट्स को सेंटर की तरफ सीक कर रही होती है। तो सेंट्री, सेंटर, ये है सेंटर, और पीटल, सीकिंग। इसका मतलब सेंट्रीपिटल को आप सेंटर सीकिंग फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स के और क्या क्या नाम है। सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। और हर वो फोर्स जो सेंटर टू सेंटर अप्लाई होती है, उन तमाम फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सारी फोर्सेस क्या होती हैं, सेंटर टू सेंटर अप्लाई होती हैं। इन तमाम फोर्सेस को क्या कहा जाता है, ये सेंट्रल फोर्सेस कहलाती है। दूसरा, ये फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि अलोंग द रेडियस होती है, तो इस फोर्स को रेडियल फोर्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस होती है। तीसरी बात जो कि मैंने इसके अंदर इसकी वर्डिंग से लिखी, और वो है सेंटर सीकिंग, और इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके नाम होगा, सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो ये भी इसको क्या कहता है, कहा जाता है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं, स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को समझने के लिए। अगर आपको उसकी स्टेटमेंट सही आती है, आपको पता है पेपर के अंदर 30% जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड होता है। तो अगर आप स्टेटमेंट्स को इग्नोर ना करें तो वो आपको आगे जाके बड़ी हेल्प आउट करती हैं। तो इसके बारे में हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अ फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव, टू मूव अ बॉडी इन अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, और उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके लिए मैं एक और भी स्टेटमेंट लिख सकता हूं, और वो ये है, अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस, दैट प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वहां पर एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और
इसकी जो आपके पास, और ये जो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका था कि जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज की वजह से आता है। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा, ये बात हो गई। अब यहां पर आप देख लें, दोबारा डायग्राम के जरिए मैं शो कर देता हूं कि एक मैस है और वो मैस सर्कुलर मोशन अडॉप्ट कर रहा है। मैस को मैं कह देता हूं एम है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अभी पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, वेलोसिटी है वी। फिर जैसे ही वो अगले इंस्टेंट पर आएगा, अगले इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। और इस वेलोसिटी के चेंज से उसमें क्या होगा, एक डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये फोर्स है सेंटीपिटल फोर्स, ये फोर्स है सेंटीपिटल फोर्स, जो कि क्या है, सेंटर सीकिंग है। इसका मतलब इसी फोर्स की वजह से बॉडीज क्या हो रही है, सेंटर की तरफ, और इसी वजह से वो सर्कुलर पाथ क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। अगर ये सेंटर सीकिंग ना होती तो बॉडी स्ट्रेट लाइन ही मोशन परफॉर्म करती, वो इसी तरह से जाती रहती आगे। तो अगर वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रही है तो वो किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है, सेंटीपिटल फोर्स की वजह से। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसकी मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिकल रिलेशन में अगर मैं सेंटीपिटल फोर्स के बारे में लिखूं तो सेंटीपिटल फोर्स के बारे में लिख सकता हूं, ये है एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एम ए सी। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्योंकि होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, हमने पिछले टॉपिक में इसको पढ़ा। तो जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो देखें सेंटीपिटल फोर्स की जो मैथमेटिकल रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पहला रिलेशन आपके पास सेंटीपिटल फोर्स का ही आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा, इस रिलेशन को मैं अगर इन टर्म्स ऑफ, अच्छा, और ये रिलेशन जो है इसे मैं लिखूंगा, ये है लीनियर फॉर्म ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, लीनियर फॉर्म ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब जरा देखें कि इसकी मैं एंगुलर फॉर्म क्या लिखता हूं। तो एम वी की जगह मैं पुट कर सकता हूं क्या, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और ये कैसे पता चला, हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो मैंने v की जगह आर ओमेगा पुट किया क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर था, तो ये r से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला जो बन गया वो क्या बन गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ये फॉर्म है एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, एंगुलर फॉर्म। ठीक हो गया, ये दूसरी फॉर्म हो गई। अब जो ओमेगा है, उस ओमेगा को मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। तो देखें एक और रिलेशन बन जाएगा, एम आर, और यहां आ जाएगा 2 पाई एफ, और यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये बनेगा एम आर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यहां पर मैं लिख देता हूं, मैंने ये किया किया क्या है, मैंने ओमेगा की जगह पुट कर दिया है 2 पाई एफ। ठीक है। फिर सेंटीपिटल फोर्स को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि एम आर, और 2 पाई एफ की जगह मैं पुट कर देता हूं 2 पाई अपॉन टी, और ये हो गया स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। और यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया। ठीक है ना। तो ये आपके पास एक और फॉर्म हो गई। अच्छा, अब कभी कभार पेपर के अंदर ये होता है कि वो आपको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेंटीपिटल फोर्स निकालने के लिए कहता है, और आपको क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन होती है। अब ये कैसे पता चलता है भाई, सेंटीपिटल फोर्स काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करती है। तो देखिए मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट होता है। सेंटीपिटल फोर्स बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के। यहां पर आपको एम वी स्क्वायर नजर आ रहा है,
तो अगर मैं इस फार्मूले में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो देखें फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 mv² अपॉन आर। तो आप यहां पर देखें कि ये जो mv² अपॉन 2 है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीपिटल फोर्स को मैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं। तो वो लिखा जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है ना? मोमेंटम भी काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट होता है। तो अब सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला इस तरह भी लिखा जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। तो अगर पेपर के अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और वो आपसे पूछे सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आपको यहीं से पता चल जाता है। क्योंकि हमने, और देखें मैंने कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि कोई डायरेक्ट आ रही है, सारी चीजें जनरल फार्मूले से ही रिलेट करके आ रही है। और इसको मल्टीपल तरीके से लिखने का रीजन यही है, आपको पता चल जाए कि ये किन किन चीजों के साथ रिलेट हो सकता है, जो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी फिजिक्स में है उन सबके साथ रिलेट हो रहा है। अब इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है, उसे हम लिखते हैं p² अपॉन 2m, ठीक है ना? तो अगर मैं ये कहूं कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख सकता हूँ ना, कि काइनेटिक एनर्जी की जगह p² अपॉन 2m लिख देंगे। तो देखें सेंटीपिटल फोर्स कैसे लिखी जाएगी अब, 2 काइनेटिक एनर्जी की जगह आ जाएगा p², r पहले से लिखा हुआ, और 2m। 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आप देखें फार्मूला क्या बन गया, p² अपॉन आर एम। ये आपके पास क्या आ गई, सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस हैं जो कि हमारे यूज होते हैं, ठीक है? अच्छा, और वो रिलेशंस क्या हैं कि जब आपके पास स्पीड इक्वल हो, v इज इक्वल्स टू इक्वल, तो अगर स्पीड आपके पास इक्वल है, तो जो सेंटीपिटल फोर्स है उसका रिलेशन किस किस क्वांटिटी के साथ बन सकता है, वो जरा हम देखते हैं। देखें सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला जो जनरल है वो क्या गिवन था, वो था सेंटीपिटल फोर्स mv² अपॉन आर। अब मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ स्पीड कांस्टेंट है, तो सेंटीपिटल फोर्स आपको नजर आ रहा है दो चीजों के साथ रिलेट कर रहा है, एक मास के साथ और एक रेडियस के साथ, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसकी पाथ को चेंज करने के लिए। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल ये है कि एक कार और एक ट्रक, मुझे बताएं कार और ट्रक में से किसको कर्व पाथ पे मूव करवाना मुश्किल है? तो ऑब्वियसली आंसर है ट्रक को, क्योंकि ट्रक का क्या है, मास ज्यादा है। तो ट्रक को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो उसके लिए फोर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। और दूसरी बात, सेंटीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो अगर आर की वैल्यू कम होगी, छोटा रेडियस है, सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है ना? अब ये फिर से वही बात है, अगर एक ट्रक को आपने यू टर्न से मोड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ट्रक बहुत बड़ा होता है और उसके अगर आप छोटे से रेडियस से उसको मूव करवाना चाहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से स्पीड अगर इक्वल है, तो सेंटीपिटल फोर्स का आर के साथ और सेंटीपिटल फोर्स का मास के साथ क्या हो जाता है, डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है, ठीक है? और दूसरी बात, ये तो बात थी वी की। दूसरी बात ये है, अगर वो आपसे कहे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कांस्टेंट है। अब एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो अब सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला हम ये लीनियर फॉर्म वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने ओमेगा का नाम ले लिया ना। अगर वी का नाम लिया था तो हमने वो लिख दिया फार्मूला लीनियर वाला। अब अगर वो कहता है कि ओमेगा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो अब सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और यहां पर आपको नजर आ रहा है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, तो सेंटीपिटल फोर्स का रिलेशन दो चीजों के साथ फिर से बन गया। और अब वो चीजें क्या हैं, और ये ही बताने का मकसद यहाँ पे था कि आप देखें सेंटीपिटल फोर्स का मास के साथ तो यहाँ पर भी वही रिलेशन है, लेकिन इस केस में सेंटीपिटल फोर्स का आर के साथ रिलेशन क्या है, वो डायरेक्ट हो गया।
अब यहाँ पर ये आर का रिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखें, जब ओमेगा इक्वल होता है ना, ओमेगा इक्वल तब होता है जब वो बॉडी क्या हो, रिजिड हो। रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसके जो पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी जगह पर और वो चेंज नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पर नीचे मैंने ड्रॉ की है, ये देखिए, ये एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में हर एक पॉइंट जो है ना वो फिक्स है, 1 2 3 4, और इसके डिस्टेंस भी हर पॉइंट पे क्या है, फिक्स है। तो अगर डिस्टेंस आपके पास फिक्स है तो वैसी बात है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहे। और इसी वजह से हम कहेंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी है हर पॉइंट पर वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो मैं कहूंगा कि ओमेगा 1 हर पॉइंट के लिए, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ये सारी के सारी वैल्यूज क्या है, सेम है। चाहे रेडियस की वैल्यूज आपकी क्या होती रहे, चेंज होती रहे। अब अगर मैं कहूँ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 सब क्या है, सेम है, तो ये डिस्टेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर है। तो अगर मैं लेट से कह देता हूँ कि R2 बड़ा है किससे, R1 से, तो फिर मैं यही कहूंगा कि जो F2 होगा वो बड़ा होगा किससे, F1 से। इसका मतलब एट पॉइंट R2 सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा होगी और R1 पे सेंटीमीटर फोर्स कम होगी। ठीक है ना? तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि पेपर के अंदर वो आपको पूछेगा क्या। अगर वो इक्वल बताए क्या, लीनियर स्पीड, तो फिर फार्मूला लीनियर वाला लगेगा। अगर वो कहे कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर फार्मूला लीनियर वाला नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, एंगुलर वाला लगेगा। और उस हिसाब से फिर आप क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर मैंने रेसिंग ट्रैक की जो यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम का भी मकसद यहाँ पर यही था कि जब ये रेसिंग ट्रैक के ऊपर कोई बॉडी होगी, तो आप देखें कि जो इनर एज और आउटर एज है उससे डिस्टेंस दोनों का क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना? ये मैं कह देता हूँ, ये रोड पर अगर देखा जाए तो जो आपके पास इनर एज है वहां पर रेडियस क्या है, कम है, और जो आउटर एज है उसके ऊपर रेडियस क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना? और ये एग्जांपल एक्चुअली पहले केस के लिए थी। ठीक है, ये एग्जांपल थी। तो आप सोचें कि एक रेसिंग ट्रैक है, तो उस रेसिंग ट्रैक में आपने देखा है कि जब ये कार मुड़ रही होती हैं, तो ये कार्स कहाँ पर आ जाती है, ये कार्स इस पाथ पर मूव करती हैं। ठीक है ना? और क्यों मूव करती है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रेडियस जो है वो ज्यादा हो जाता है, और जब रेडियस ज्यादा होगा तो सेंटीमीटर फोर्स कम चाहिए होगी उसको मूव करवाने के लिए। लेकिन सोचेंगे अगर कार को छोटे से कर्व से घुमाना हो, तो फिर आपको सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा चाहिए होगी ना। तो ये आपके पास जो है वो, अगर रेडियस ज्यादा है तो यहाँ पर फोर्स क्या होगी, कम रिक्वायर्ड होगी। इसलिए कार्स जो होती हैं वो जरूरी समझती है कि वो आउटर ट्रैक से पास हो, और जब रेडियस कम होगा तो सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, और इसी वजह से कार्स कभी भी इंटरनल या इनर ट्रैक से नहीं गुजरती। ठीक है ना? तो ये जो चीज है ये आपके पास है, इनर एज और आउटर एज, इनर और आउटर। ठीक है? ये जब मैं रिजिड बॉडी की बात करता हूँ, रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जिसके पॉइंट्स जो होते हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं और वो चेंज नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो रिजिड बॉडी कहलाती है। अब रिजिड बॉडी के लिए जब हम सेंटीपिटल फोर्स की बात कर रहे होते हैं, तो जो सेंटीपिटल फोर्स होती है वो रिजिड बॉडी में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उस चीज को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें पहला जो फैक्टर है वो ये है कि अगर टाइम इक्वल हो, और टाइम इक्वल होने का मतलब ये भी है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, टी इज इक्वल्स टू इक्वल, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इक्वल। ठीक है, ये दोनों बातें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, टी और ई। तो इस सिचुएशन में जो हम सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखेंगे, वो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होगा Fc। ठीक है? और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो हमारी सेंटीपिटल फोर्स होती है उसमें मैं लिखता हूँ mv² अपॉन r। ठीक है ना? ये हमने लिखा था। इस फार्मूले को मैंने चेंज किया था, वेलोसिटी की जगह क्या लिखा था, r² ओमेगा²। आर से स्क्वायर यहां पर क्या हो गया था, कैंसिल। ठीक हो गया ना? ये स्क्वायर और ये आर कैंसिल हो गया था। फिर बचा था आपके पास mr ओमेगा²। और फिर मैंने आपसे कहा था कि जो ओमेगा होता है वो 2πf के बराबर होता है। तो अगर मैं 2πf पुट करूं तो यहाँ फार्मूला बन जाता था 4π²। और क्योंकि मैंने टी को इक्वल लिया हुआ तो 4π² अपॉन टी²। ये मैंने किसकी जगह लिख दिया, ये मैंने लिख दिया ओमेगा की जगह, 2π अपॉन टी। अच्छा, और बाकी चीजें क्या है, बाकी चीजें हैं एम और
आर। ठीक हो गया, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे आपको पता चल रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्चुअली जब टाइम या फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, क्योंकि देखें इस बात को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ ना इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और एम आर। तो इन दोनों सिचुएशन में आप देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स आर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी इस बॉडी को रोटेट करने के लिए। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तब भी आर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रिजिड बॉडी के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, ज्यादा रिक्वायर्ड होगी उस बॉडी को रोटेट करने के लिए। ठीक हो गया। अब यहां पर देख लें कि जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे होते हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो क्या है, अगर इन्हीं रिलेशन को मैं लिखूं कि आर इक्वल है। अब आर इक्वल कहां पर होगा, देखिए रिजिड बॉडी के अंदर तो इररेगुलर शेप थी ना, आर इक्वल हो सकता है व्हील में। एक व्हील है और उस व्हील के सेंटर से और सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, हर पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो अब अगर आर इक्वल है हर पॉइंट पर, तो अब इस सिचुएशन में सेंटीपिटल फोर्स किन चीजों पर डिपेंड करेगी, तो देखें अब इनका भी रिलेशन लिख लेते हैं। तो फार्मूला आपके पास गिवन है, उसी फार्मूले को मैं यूज करता हूं और मैं यहां लिखता हूं सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक हो गया, या फिर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम आर। यहां पे ये जो सेंटीपिटल फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टी स्क्वायर के। एंड ये भी तो कह सकते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एफ स्क्वायर के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेशन रखते हैं ना। तो देख लें अगर आर की वैल्यू इक्वल है, यानी कि व्हील के केस में हम ये कहेंगे कि जो सेंटीपिटल फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के या फिर फ्रीक्वेंसी के। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस व्हील को रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास है रिजिड बॉडी से रिलेटेड एग्जांपल। लास्ट में इसकी डायरेक्शन की बात होती है। तो सेंटीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द रेडियस होती है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि इसकी डायरेक्शन है अलोंग द रेडियस एंड रेडियस एंड टूवर्ड्स सेंटर। इसको आप ये भी कह सकते हैं अलोंग द रेडियस और टूवर्ड्स सेंटर। अच्छा अब कैसे, तो देख लें कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं कि ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में ये बॉडी यहां पर है। इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, इसी डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। और इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां पर है, वो टूवर्ड्स द सेंटर। ये आपके पास इसकी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो इनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर होने के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द रेडियस है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो रेडियस वेक्टर है वो रेडियस वेक्टर आउटवर्ड होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल के। तो रेडियस के अलोंग भी हो गया और टुवर्ड द सेंटर भी हो गया। अगली बात, वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ऊपर भी हमने लिखवा दी गई, यहां पर दोबारा लिख लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म है वो होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और यहां पर हम क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आर मैंने आपको बताया था इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स अलोंग द रेडियस होता है। ठीक है। अच्छा, इसी फार्मूले को मैं अगर इन टर्म्स ऑफ क्या लिखूं, वेक्टर लिखूं, तो मैं लिखता हूं
एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर यूनिट वेक्टर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड के। तो आप देखें मैंने क्या किया, ये जो यूनिट वेक्टर आपको नजर आ रहा है ना, इस यूनिट वेक्टर की जगह पे क्या पुट कर देना है। तो जब मैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड पुट करूंगा तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो देख लें, ये फार्मूला भी ठीक है, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों क्या है, ठीक। क्यों, दोनों में फर्क है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है और यहाँ पर वेक्टर है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसी को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फॉर्म लिखें तो क्या लिखते हैं, सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये भी आ जाता है यूनिट वेक्टर, या फिर इसे हम लिखते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, वेक्टर। क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा तो ये वाला वेक्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए ये वाला वेक्टर, जब मैं यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो ये इस तरह से। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस है और टूवर्ड्स द सेंटर है, इस वजह से इसकी जो साथ होता है वो साइन क्या आता है, माइनस का आता है। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट इसके अंदर, और वो है, पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन होता है, तो इसका आंसर है नो। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये तो सिर्फ क्या करती है, ये एक स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करती है, लेकिन ये बॉडी इसको एक्सेलरेट नहीं करवाती। ठीक है ना, जैसे हम अप्लाइड फोर्स के जरिए बॉडी को एक्सेलरेट करा सकते हैं ना, कोई आपने फोर्स लगाई और वो फोर्स स्ट्रेट लाइन में है, तो वो स्ट्रेट लाइन में फोर्स क्या करेगी, उस बॉडी को डिस्प्लेस करेगी, डिस्प्लेस होगी तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी की चेंज से एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन सेंटीपिटल फोर्स तो बॉडी को स्ट्रेट पाथ से किस में कन्वर्ट करती थी, कर्व पाथ में। और अगर ये सिर्फ कर्व पाथ में कन्वर्ट कर रही है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट तो नहीं करवा रही। इसलिए इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, उसका कोई वर्क डन नहीं है। और इसमें आप देखें कि क्योंकि मैंने आपको कहा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है, 90। ये देखें, ये बात बताई थी ना आपको, 90 डिग्री है। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो आप जानते हैं कि अगर थीटा 90 हो बिटवीन एफ एंड डी, तो फिर वर्क क्या होता है, जीरो। ठीक है ना, ये बात अगले चैप्टर में हमने पढ़नी है, वर्क एंड जो एनर्जी है उसके चैप्टर में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है वो 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क जीरो हो जाएगा। और जब वर्क जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। और अगर चेंज काइनेटिक एनर्जी का जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। इससे आपको ये भी बात पता चलती है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है और उसका वर्क डन जो है वो जाहिर सी बात है जीरो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी हर पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो वी है, ये स्क्वायर होने की वजह से क्या बन गई, स्पीड। तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये आपके पास जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये बात थी सेंटीपिटल फोर्स की बेसिक्स। अब आपकी बुक में सेंटीपिटल फोर्स को डिफरेंट फोर्सेस के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं है, बल्कि क्या होता है कि सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है, फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इटसेल्फ, बट इट कम्स विद एवरी फंडामेंटल फोर्स, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपके पास कर्व स्ट्रेट पाथ किस में कन्वर्ट हो रहा, कर्व पाथ के अंदर। तो सबसे पहली चीज यहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पढ़ेंगे। तो देखें, मैं इसके अंदर लिख देता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। इट इज नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। स्पेशल टाइप का मतलब यही है कि जैसे ग्रेविटेशनल है, ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है। टेंशन फोर्स है,
वेट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, ये सारी क्या है, स्पेशल टाइप। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। और ये आती किसकी वजह से है, स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस की वजह से। तो इट कम्स विद फंडामेंटल फोर्सेस, इट कम्स विद फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, तो ये शुरू में इसके पॉइंट हो गए, फंडामेंटल फोर्सेस। चलो, अब सबसे पहली जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल। एग्जाम्पल आपके सामने। तो यहां पर हम ये करते हैं कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है किस ऑर्बिट के अंदर, सन के ऑर्बिट। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेट से के है सन, और इस सन के ऑर्बिट में अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि क्योंकि सन की ग्रेविटी, और वो सन की ग्रेविटी क्या कर रही है, इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ये आपके पास फोर्स, और क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रही है विथ फोर्स, और फोर्स को मैंने क्या कहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो इसका रेडियस है सेंटर से लेकर सरफेस तक, इसको मैं कह देता हूं ये है आर। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और इस अर्थ के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो अलोंग द टेंजेंट है, तो मुझे बताएं कि जब ये डिस्प्लेस कर रही होगी तो एक डायरेक्शन वेलोसिटी की है, या फोर्स जो भी आपके पास अप्लाई हो रही होगी जिसे टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट क्या होगा, ना टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ना ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में। और इसी वजह से ये अर्थ क्या करेगी, एक कर्व पाथ अडॉप्ट कर लेगी। और आप सोचें कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ से कर्व पाथ में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये वही फोर्स है जो इसको कर्व पाथ में लेकर आ रही है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स लाने वाला कौन है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स लाने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, तो अब यहां पर आप चाहें तो इसका फार्मूला लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, फिलहाल मैं इसको वेट से लिख देता हूं, एम जी, और जो सेंटीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक हो गया, यहाँ पे एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप देखें कि वी का जो यहाँ से फार्मूला है वो क्या बनेगा, अंडर रूट जी आर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको बिगर डिस्टेंसेस के लिए लूं, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला जो है वो मैं ये भी लिखता हूं, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है। ठीक है, और सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। अब यहां पर भी अगर आप देखें, ये एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और आर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फिर आपके पास जो इक्वेशन है वेलोसिटी की वो बन जाएगी अंडर रूट जी एम अपॉन आर। और इस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, जो कि हमें सैटेलाइट की ऑर्बिट्स जो स्पीड होती है उनको फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करती है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फार्मूले मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंटीपिटल फोर्स की, यानी कि सेंटीपिटल फोर्स आई किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहां पर मैं इसकी एग्जांपल्स के अंदर लिख सकता हूं कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रेवोल्यूशन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, इस केस में आपको सेंटीपिटल फोर्स नजर आ रही है, क्योंकि अगर ये सेंटीपिटल फोर्स ना होती तो हमारी अर्थ क्या करती, लीनियर पाथ फॉलो करती, और अर्थ के अराउंड मूव नहीं करती। इसी तरह हमारा मून भी तो हमारे अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये भी एग्जांपल किसकी है, सेंटीपिटल फोर्स की। रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, ये भी एग्जांपल किसकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, दो चार्जेस के दरमियान में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो ऑपोजिट हो, और अगर दोनों सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है, ठीक है ना। इसी चीज को हम यहाँ पर भी शो करते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल जो मैं लिखूंगा वो है रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्योंकि ये कॉमन सी बात है, तो इसलिए एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने केमिस्ट्री के अंदर तो ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब इस रिवॉल्व के पीछे अगर देखा जाए तो अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही तो कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अब यहाँ पर देख लो, न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रही है न्यूक्लियस की तरफ से और वो इसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और इस फोर्स को मैं कहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसमें क्या करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर देगी, क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट है, लेकिन ये इस टेंजेंट को फॉलो तो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसे फॉलो करने नहीं दे रही, और इसी वजह से ये किस में आ गया, कर्व पाथ में। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने वाला कौन है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, mv² अपॉन R के। ठीक हो गया ना। और यही कुछ डेरिवेशन है जो कि आगे जाकर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा केस, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के जरिए भी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है। और इस चीज को भी हमने आगे डिस्कस करना है, जो हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड जो है वो बात होगी। तो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मोशन ऑफ चार्ज इन आ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 10th क्लास की बुक में भी आपने सीआरओ का जो चैप्टर पढ़ा होगा, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, तो उसके अंदर भी ये चीज आपने डिस्कस की होगी कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसकी, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एंगल आपके पास हो अदर देन हो 0 डिग्री और 180 डिग्री, क्योंकि इन सिचुएशन के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होती। डिफ्लेक्शन कब होगी, जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी, और वो डिफ्लेक्शन की वजह से वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को क्या कर लेगा, अडॉप्ट। देखो ये मेरे पास एक चार्ज है और वो चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुआ है। जो क्रॉस आपको नजर आ रहा है, क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन है, यानी कि स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ये कर्व पाथ फॉलो कर लेगा, जबकि वो पहले कैसे था, स्ट्रेट लाइन में। अब अगर ये कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर लाने वाला कौन है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स इस केस में किसके बराबर हो गई, mv² अपॉन R के, ठीक है ना। तो ये अगेन मैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल है जिससे आपने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट की। फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स आती है ना, वो कैसे। अब देखें ये कार है और वो ये कार ट्रेवल कर रही है और एक कर्व पाथ फॉलो कर रही है। रोड जो है आपको नजर आ रहा है, ये कर्व्ड है, ठीक है। अगर ये रोड कर्व्ड है तो इस कार ने तो स्किड करके बाहर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये कार स्किड करके आउटर एज की तरफ नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि रोड और टायर के दरमियान में क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है ना। इस रोड और टायर के दरमियान में फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन इसको आउटर एज की तरफ नहीं लेकर जा रही। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी
वो वेलोसिटी जो आपके पास डेडिकेटेड होती है, रोड्स पे लिखी हुई होती है कि भाई इस बैंकिंग ऑफ रोड की जो स्पीड है वो इतनी लिमिट है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर हो सकता है कि ये गाड़ी जो है वो स्किड करे और आउटर एज की तरफ चली जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, और वो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर क्या कर रही है, सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, तभी तो देखे ना, ये कार इस एज के अराउंड क्या कर रही है, कर्व पाथ फॉलो कर रही है। तो यहां पर जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है वो कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। सोचो अगर फ्रिक्शन ना होती तो क्या ये कर्व पाथ फॉलो करता है, ये तो आते हुए स्किड करता और बाहर की तरफ चला जाता, या अपना स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर लेता। कर्व में आने के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इस केस में जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। और इसके लिए कंडीशन ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि देखे ना, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नाकाफी हुई तो फिर तो जाहिर सी बात है कि बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर सके, कर्व पाथ फॉलो नहीं कर सकेगी, और गाड़ी क्या हो जाएगी, स्किड करेगी और इस रोड को वो छोड़ देगी। तो फिर यहाँ पर ये कंडीशन हम लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो या तो इक्वल हो किसके, सेंटीपिटल फोर्स के, या फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर हो, तब जाके आपके पास वो पाथ को फॉलो करेगी जो कि कर्व पाथ होगा। तो सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, उस फ्रिक्शनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन। यहाँ पर ये जो म्यू है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हर सरफेस का डिफरेंट होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो एन है इसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो एन है इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये आपके पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप जब कंपेयर करेंगे तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला वही है, mv² अपॉन r, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या करती है, सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है। क्लियर है यहां तक बात। अच्छा, लास्ट में ये हमारे पास से एक स्ट्राइकर की भी एग्जांपल दी हुई है, या एक ऑब्जेक्ट की, कि जब आपके पास एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, तो इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे यूं समझे ये डिस्क है और ये डिस्क रोटेटेबल, और इस प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ मूव कर रहा होगा तो इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी होगी, उस एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर भी यही है, सोचें कि अगर इस ऑब्जेक्ट के दरमियान फ्रिक्शन ना होती तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता, ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाता। लेकिन अगर ये जो बॉडी है ये अगर इस डॉटेड लाइन को फॉलो कर रही है तो इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और इस प्लेटफॉर्म के दरमियान में क्या है, फ्रिक्शन है। जो फ्रिक्शन इसमें क्या कर रही है, सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, और इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ एडॉप्ट कर रहा है, ठीक है ना। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।